नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो आप। एनके ज्योग्राफी पॉइंट पे हमारी जो विभिन्न तरह की सीरीजें चल रही हैं, खैर उसमें कभी कभार लेट हो जाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि जितना समय मिलता है उसमें से एक थोड़ा सा समय निकाल करके हर सीरीज को दिया करूँ। मेगा ज्योग्राफी सीरीज भूगोल के उन महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से टॉपिकों पर समय समय पर मैं ऐसी सीरीज आपके बीच में लाता हूँ। ऐसी ही आज की सीरीज 7वीं सीरीज में हम पृथ्वी के परिक्रमण रिवोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों और मित्रों, पृथ्वी सामान्यतः दो तरह की गति करती है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा या सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। एक होती है घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको कहते हैं। और एक है परिक्रमण गति, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको कहते हैं। तो आज हम एक डायग्राम के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस तरीके से घूमती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कितनी तेज गति से घूमती है। तो ये सारी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब यदि सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूं या आप मेरे से सवाल करो, मैं आपके सामने होता तो आपका पहला प्रश्न यही होता कि सर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है। तो ये बड़ा ही लाजमी प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के पीछे मित्रों जिम्मेदार है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रत्येक आकाशीय पिंड का एक फोर्स होता है जो दूसरे आकाशीय पिंड को अपनी तरफ खींचता है, और जो पिंड द्रव्यमान में बड़ा होगा वो दूसरे पिंड को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। तो क्या करता है, पृथ्वी सूर्य खींचता है पृथ्वी को अपनी तरफ, क्योंकि सूर्य बड़ा है। और पृथ्वी भी वैसे हमारी कोई कमजोर तो है नहीं, वो सूर्य के सामने धक्का मारती है कि चल हट, तेरे साथ तो नहीं आऊंगी, वर्षों पहले तेरे से अलग हुई लेकिन अब साथ नहीं आ सकती। तो फिर सूर्य उसको एक पनिशमेंट देता है कि तू मेरे साथ नहीं आ सकती तो घूम मेरे चारों ओर। तो सूर्य का ग्रेविटेशन ज्यादा होने के कारण वो पृथ्वी के चारों ओर घुमाता है, और उसी गति को कहते हैं परिक्रमण गति। ध्यान रखना मित्रों, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये घूमने वाली गति परिक्रमण गति है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है उसको परिभ्रमण गति कहते हैं, या घूर्णन गति कहते हैं, या रोटेशन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती घूमती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बड़ा अजीबो गरीब संयोग है। तो कुछ फैक्ट भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जानकारी, और बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक डायग्राम है आपके सामने। डायग्राम से पहले नॉर्मली ये जो मेरी सीरीज है, दो सीरीज चल रही है। एक मेगा ज्योग्राफी की है, ये भूगोल में किसी भी स्तर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हालांकि ये मैं मेरे मन से टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। यदि आपकी भी कोई दिलचस्पी है कि सर मैं उस चैप्टर के बारे में जो काफी इंटरेस्टिव है समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो ज्योग्राफिकल नॉलेज की दृष्टि से अच्छा हो, तो आप मुझे मेरे एप्लीकेशन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना टॉपिक बता दीजिए। जब भी आपका नंबर आएगा मैं मेगा ज्योग्राफी सीरीज में उसको शामिल करूंगा, और बकायदा मैं सारे बच्चों स्टूडेंट जो भी मेरे सुनने वाले हैं उन सबको बताऊंगा कि ये फलां स्टूडेंट की डिमांड थी और उसकी डिमांड पर ये क्लास आपके सामने आई है। और विशेष करके स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी के लिए तो ये और रामबाण साबित होने वाली है। हमारे प्लेटफॉर्म एन के ज्योग्राफी पॉइंट, ये एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ स्कूल व्याख्याता का बैच चल रहा है। जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सोच समझ करके और वहां जा करके आपको लगे कि वो अच्छा है तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन सीधा आज के टॉपिक पे आ जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विद्यार्थियों। माजरा यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक आकाश गंगा है। अब आप कहोगे आकाश गंगा क्या है,
तो नॉर्मली आपने सूर्य तो सुना होगा, क्योंकि मेरे को सुनने वाले सारे स्टूडेंट तो ज्योग्राफी के हैं नहीं, और सारे स्टूडेंट मैच्योर भी नहीं है, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं कि चलो पृथ्वी का मैटर है तो नॉर्मली सुन लें, समझ लें। तो नॉर्मली सूर्य नाम तो आपने सुना होगा, है ना, अच्छी तरीके से सुना होगा। ऐसे ऐसे अरबों सूर्य है तुम्हारे इस ब्रह्मांड में। लगभग अरब सूर्यों का एक झुंड है, उसको कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और ऐसी ऐसी अरबों आकाश गंगाएं तुम्हारे इस ब्रह्मांड के अंदर पाई जाती है। तो नॉर्मली देखें तो सूर्य को तो जानते ही होंगे, सूर्य का एक छोटा सा परिवार है। अब मैं कहने में तो छोटा है, स्पेस बहुत बड़ा घेरता है ब्रह्मांड में। हाँ, ब्रह्मांड में देखें तो स्पेस छोटा सा घेरता है, बट नॉर्मली हम हमारी डिस्टेंस को मापने जाएं, दूरी को मापने जाएं, तो बहुत बड़ा पार्ट इसका हो जाए। तो ये बीचों बीच में है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की ऑर्बिट है, पृथ्वी की जो कक्षा है, मार्ग है, जिससे होकर के पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस मार्ग को कहते हैं पृथ्वी की कक्षा। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की कक्षा। कक्षा कह दें या पृथ्वी का कक्ष कह दें। अब तुम कहीं कंफ्यूज न हो जाओ कि सर एक बार तो आपने अक्ष अक्ष कुछ बताया था। अक्ष अलग चीज है और कक्ष अलग चीज है। अभी मैं कक्षा पर ही डिस्कस कर रहा हूं। ये सूर्य के चारों ओर जो तुम मार्ग देख रहे हो, ये है कक्षा, और इस कक्षा के अंदर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक चीज ध्यान रखना, सूर्य बीचों बीच में है, लगभग बीचों बीच में, पूर्ण बीचों बीच में नहीं है, हल्का सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्लोप लिया हुआ है। ये भी मैं बताऊंगा कैसे स्लोप लिया हुआ है। तो पृथ्वी की जो कक्षा है वो गोल नहीं है, पृथ्वी की कक्षा है अंडाकार। कैसी कक्षा है? अंडाकार। अंडाकार कक्षा विद्यार्थियों वो होगी जिसमें पूरी पृथ्वी पूरे वर्ष के दौरान, अब सबसे पहला ही प्रश्न ये उठेगा कि इस अंडाकार मार्ग में पृथ्वी कितने दिन में ये चक्कर पूरा कर लेती है। ये चक्कर पूरा करती है, नॉर्मली यूं देखे तो तुम कहते हो 365 दिनों में पूरा करती है, ऐसा बोलते हैं ना, 365 दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है। लेकिन एक फैक्ट ध्यान रखना, 365 दिन, देखो पूरा पूरा टाइम मैं बता रहा हूं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती है। 365 दिन लगाती है, 5 घंटे लगाती है, 48 मिनट लगाती है और 46 सेकंड लगाती है। ये प्रश्न कई एग्जामों के अंदर आया हुआ है। ओके, ये अच्छा प्रश्न है। तभी कहते हैं कि 365 दिन, यार 6 घंटे का मामला है, 6 घंटे का माजरा है, 365 दिन से 6 घंटे ये एक्स्ट्रा लेती है तुम्हारी पृथ्वी। नॉर्मली 365 दिन की अवधि मानी जाती है, और ये जो पूरा टाइम पीरियड है विद्यार्थियों, इसको कहते हैं नक्षत्र अवधि। यानी ये जो टाइम पीरियड है इसको नक्षत्र अवधि बोलते हैं। ये भी किसी एग्जाम का प्रश्न बन सकता है, नक्षत्र अवधि। जैसे कि पृथ्वी की नक्षत्र अवधि कितनी है, ठीक है। और इस पूरे टाइम पीरियड को हम कहते हैं एक वर्ष। ओके, 365 दिन का। और वही वो जो तुम्हारा कैलेंडर होता है, वो कैलेंडर इसके हिसाब से सेट किया जाता है कि भाई 3 वर्ष तो रखे जाएंगे 365 दिनों के, 3 वर्ष होंगे 365 के, और अगला जो चौथा वर्ष आएगा वो 367 दिन का हो जाएगा, है कि नहीं? और वो कैसे किया जाता है वो भी तुम जानते हो। ये जो तीन वर्ष होते हैं 365 वाले, उनकी फरवरी रखी जाती है 28 की। ओके, और जो 367 का हो जाएगा उसकी फरवरी कर देंगे 29 की। उसको लीप वर्ष बोलते हैं, 367 वाले को लीप वर्ष बोलते हैं। अब एक प्रश्न तुम्हारे दिमाग में उठा होगा, इसको मैं समझाऊंगा, पृथ्वी की स्थिति भी समझाऊंगा। एक प्रश्न आपके दिमाग में उठा होगा कि कितनी फास्ट घूमती है। प्रश्न तो लाजमी है यार, जब 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है तो इसकी स्पीड क्या होती है? तो एक डाटा के अनुसार इसकी स्पीड है 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है? स्पीड लिख दीजिए आप, बड़ी गजब का डाटा दिया है, 1,07,160 किलोमीटर।
1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे के अंदर 1,07,160 किलोमीटर तेज गति से भाग रही है। अब आपके दिमाग में आया होगा, इतनी तेज गति से भागती है तो 1 साल में कितना डिस्टेंस पार करेगी? वो पृथ्वी के कक्ष की लंबाई होगी। और विद्यार्थियों, 1 साल के अंदर पृथ्वी 943 मिलियन किलोमीटर भागती है। ओहो, कितनी? 943 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं और 943 को 10 लाख से गुना करेंगे तो ये 94 करोड़ किलोमीटर आएगा। पृथ्वी 1 साल में, या यूं कहें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो ऑर्बिट पूरी करती है, अपनी कक्षा पूरी करती है, वो 94 करोड़ किलोमीटर की है, 943 मिलियन किलोमीटर की है। अच्छा खासा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके बीच में। अब थोड़ा सा ये फैक्चुअल देखने के बाद इनकी स्थिति देख ले और इसका इफेक्ट देख ले। विद्यार्थियों, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ये तो जानते हो तुम। ये मैंने एक पहले वाले चैप्टर में बताया था, नहीं तो यहाँ थोड़ा सा देख लेना। जैसे ये जो तुम्हारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का एक अक्ष है। अक्ष का मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है। ये पृथ्वी का अक्ष है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा। अब ये पृथ्वी एकदम खड़ी नहीं है। काश पृथ्वी खड़ी होती तो इसका अक्ष इस तरह का होता। ओके, पृथ्वी हल्की सी राइट टिल्ड हुई है, अर्थात राइट मुड़ी हुई है। और ये जो कोण बन रहा है विद्यार्थियों, आप कहोगे सर कौन सा कोण बन रहा है? यदि इसको एकदम खड़ा कर दिया जाए और वर्तमान की जो झुकाव है उसके बीच का कोण मापा जाए तो ये 23.5 डिग्री का कोण आता है। इसका मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये प्रश्न आप कहीं और भी सुने होंगे। और पृथ्वी की जो ऑर्बिट होती है, पृथ्वी की जो कक्षा होती है, वो भूमध्य रेखा के पास होती है। यानी आधी पृथ्वी ऑर्बिट से नीचे लटक रही है और आधी पृथ्वी ऑर्बिट से ऊपर लटक रही है। थोड़ा गौर करके देखिए, ये जैसे तुम्हारी पृथ्वी है, ये ऑर्बिट है, तो आधी पृथ्वी ऑर्बिट से ऊपर रहती है, आधी पृथ्वी ऑर्बिट से नीचे रहती है। काश हम मान लें कि भूमध्य रेखा बिल्कुल ऑर्बिट के पास है। अब भूमध्य रेखा का हमारी पृथ्वी के अक्ष के साथ, सॉरी भूमध्य रेखा नहीं, इस कक्षा का हमारी इस ऑर्बिट के साथ कोण बनाया जाए तो ये कोण बनता है 67.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 67.5 डिग्री का। एग्जामों के अंदर कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का अक्ष कक्षा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान से सुनना, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये बनाता है 67.5 डिग्री का कोण। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और मजेदार बात यह है कि ये हर समय 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं रहती है विद्यार्थियों। हजारों वर्षों के बाद इसका जो कोण है वो 21 डिग्री भी हो सकता है और 24 डिग्री भी हो सकता है, 25 डिग्री भी हो सकता है। ऐसा एनालिसिस भी दुनिया के कुछ विद्वानों ने किया है। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, अब थोड़ा सा इस डायग्राम को हल्के से समझें कि ये डायग्राम क्या है। विद्यार्थियों, पृथ्वी अपनी ऑर्बिट के अंदर भागती भागती, अपनी कक्षा के अंदर भागती भागती विभिन्न स्थितियां बनाती है। देखो, पृथ्वी अपनी कक्षा के अंदर, पृथ्वी अपनी अक्ष पे झुकी हुई है, ये बात तो सही है। झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो एक काम और होगा। आप कहोगे क्यों, क्या काम होगा? कि कभी सूर्य तुम्हारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का मतलब विषुवत रेखा का जो ऊपर वाला भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ये वाला हिस्सा इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और ये वाला हिस्सा इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर झुकी झुकी चक्कर लगाएगी तो कभी तुम्हारा सूर्य बिल्कुल विषुवत रेखा के ऊपर चमकेगा, तो कभी तुम्हारा सूर्य विषुवत रेखा से नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा मतलब दक्षिण गोलार्ध के अंदर चला जाएगा और वहां ऊपर चमकेगा।
तो कभी तुम्हारा सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा और उत्तरी गोलार्ध के ऊपर सीधा चमकेगा। ये प्रभाव दुनिया में ऋतु परिवर्तन भी लाता है। कभी दुनिया में सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है। ये कारण इस पृथ्वी की कक्षा के अंदर जो परिक्रमण हो रहा है उसकी वजह से होता है। दुनिया में किसी ऋतु के अंदर दिन लंबे होते हैं, किसी ऋतु में दिन छोटे होते हैं। इसका कारण भी तुम्हारा इस परिक्रमण की कक्षा, परिक्रमण की गति का है। आप देखते होंगे दुनिया में ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने के दिन होते हैं। ये भी तुम्हारा इस परिक्रमण गति के कारण होता है। और कहते हैं कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, वो भी इस परिक्रमण गति के कारण दिखाई देता है। जो बातें मैंने आपको बताई वो सब परिक्रमण गति के कारण होती है। अब एक सिंपल सी बात समझ लें कि इस परिक्रमण गति में क्या क्या स्थितियां बनती है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये 22 दिसंबर की स्थिति है। 22 दिसंबर में ये आपकी है विषुवत रेखा, और ये आपकी है मकर रेखा, और ये है आपकी करक रेखा। क्योंकि पृथ्वी राइट एंगल में झुकी हुई है तो इस समय सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा के ऊपर पड़ती है। ओके, कौन से? 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर के अंदर जब मकर रेखा अर्थात दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो आपको पता है ये वाला भाग तो सूर्य से काफी दूर हो जाएगा। ये वाला भाग का मतलब अपन अपन मतलब उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोग सूर्य से काफी दूर हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पड़ेगी ठंड। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर पे रहेगा, उत्तरी गोलार्ध पूरा ठंडा रहेगा और दक्षिण गोलार्ध पूरा गर्म रहेगा। कारण क्या है कि पृथ्वी का जो झुका हुआ भाग है, राइट एंगल से झुकी हुई है, तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर चला जाएगा और दक्षिण गोलार्ध सूर्य के नजदीक आ जाएगा। और इस स्थिति को कहते हैं शीत अयनांत। ये शब्द ध्यान रखना, शीत अयनांत या मकर संक्रांति। ध्यान रखना, ये मकर संक्रांति त्योहार वाला नहीं है, इस स्थिति के लिए मकर संक्रांति शब्द यूज हुआ है। फिर तुम्हारी पृथ्वी 22 दिसंबर से चल करके जैसे ही वो 21 मार्च को पहुंचेगी तो 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें तुम्हारी भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ेगी। किस स्थिति में? 21 मार्च की स्थिति में। ये ग्लोब, ये मानचित्र पे, इस पे समतल सतह पे बनाया गया, इसलिए आपको लग रहा है कि यार सर ये तो दक्षिणी ध्रुव पे जा रही है। नहीं, दक्षिणी ध्रुव पे नहीं है। इसको यदि यूं कर लिया जाए तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा के ऊपर पड़ेगी। तो 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत के ऊपर पड़ती है। 21 मार्च वाली स्थिति को कहते हैं बसंत विषुव। क्या कहते हैं? बसंत विषुव। और इस समय बसंत की स्थिति बनती है नॉर्दर्न हेमेस्फेयर के अंदर। फिर जब 21 मार्च से आगे पृथ्वी जाएगी तो 21 जून को एक कंडीशंस बनेगी। ये कंडीशंस ध्यान से देख लीजिए। इन चारों ही स्थितियों में पृथ्वी राइट एंगल झुकी हुई है कि नहीं है? इधर भी राइट झुकी है, इधर भी राइट है, इधर भी राइट है, इधर भी राइट है। ये राइट झुकी झुकी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये स्थिति विद्यार्थियों बनेगी 21 जून की। और आपको पता है 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर पड़ती। अब ध्यान से देखिए, ये सूर्य की किरण आ रही है, ये तुम्हारी कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। अब ये जो उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है ये सूर्य के सामने आ जाएगा। सूर्य के सामने आएगा तो इस भाग में होगी गर्मी, और ये भाग सूर्य से थोड़ा दूर रह जाएगा तो इस भाग में होगी सर्दी। इस स्थिति को कहते हैं कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत। और उसके बाद में विद्यार्थियों सितंबर से पृथ्वी रवाना होकर 23 जून से पृथ्वी रवाना होकर 23 सितंबर को इस स्थिति में आ जाएगी। 23 सितंबर में भी सूर्य की सीधी किरणें है वो भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ेगी और इस स्थिति को कहते हैं शरद विषुव। क्या कहते हैं? शरद विषुव। और पुनः ये पृथ्वी आगे जाकर के और 22 दिसंबर को उस कंडीशंस में आ जाएगी। बहुत ही शानदार स्थिति आपके सामने बताई। इससे आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि पृथ्वी के अक्ष पर झुके होने के कारण चारों तरफ जब रोटेट होती है पृथ्वी तो ऋतुएं बनती है। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में रहेगा गर्मियों में, देखो विद्यार्थियों, नॉर्मली आपने देखा होगा हम उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोग हैं,
तो आपने सर्दियों में देखा होगा कि आपसे बहुत दूर, दक्षिण में बहुत दूर सूर्य उदय होगा और बहुत दूर अस्त हो जाएगा सर्दियों में। और गर्मियों में बिल्कुल पूर्व की तरफ उदय होगा और आपके ऊपर से होता हुआ पश्चिम की तरफ जाएगा। आप कहोगे कि ये सूर्य नजदीक दूर जा रहा है, कुछ और माजरा है। सूर्य कहीं नहीं जा रहा है, ये पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए कभी इसके उत्तरी गोलार्ध वाला भाग सूर्य के सामने आ रहा है, कभी दक्षिण गोलार्ध वाला आ रहा है, कभी बीचों बीच विश्वत के ऊपर वाला भाग सामने आ रहा है। और इसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है और इसी वजह से दिन रात की अवधि बढ़ती है। ध्यान रखना, दिन रात क्यों होते हैं? दिन रात होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। लेकिन दिन रात की जो अवधि में परिवर्तन होता है, आपको पता है गर्मियों के अंदर दिन लंबे होते हैं उत्तरी गोलार्ध में और रातें छोटी होती है, जबकि सर्दियों के अंदर उत्तरी गोलार्ध में रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। ये सब इस पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। और परिक्रमण गति के साथ साथ पृथ्वी का जो अक्ष पर झुकाव है वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। तो पृथ्वी के अक्ष पे झुके झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है और दिन रात की अवधि भी बढ़ती है। और वो कहते हैं ना कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे सूर्य बिल्कुल मकर रेखा के ऊपर चमकेगा, यानी दक्षिण गोलार्ध में चमकेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध का जो ध्रुव है, जिसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उसमें 6 महीने तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सूर्य दक्षिण गोलार्ध में रहेगा। तो वो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात रहेगी। फिर जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा, तो उत्तरायण में आने के बाद उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, तो उस समय ध्रुव के ऊपर 6 महीने तक दिन रहेगा। आपको उस रात होती क्यों नहीं है? क्योंकि ध्रुव तो एक पॉइंट है, वो चारों तरफ घूमता रहता, उसकी एंगल झुकती नहीं है सूर्य से। तो सूर्य के ऊपर तो उसकी, तो सूर्य की किरणें है वो तो ध्रुव के ऊपर एकदम तिरछी पड़ जाती है, पूरे पूरे ध्रुव के ऊपर। तो 6 महीने तक वो कंडीशंस बनी रहती है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपने इस चैप्टर के अंदर पृथ्वी के संदर्भ में जानी। और किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है इस एंगल से लेकर के, इस गति से लेकर के, तो आप मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, जरूर आपको संतुष्ट करूंगा मैं। धन्यवाद। फिर अगली क्लास में हम ज्योग्राफी के किसी और इम्पोर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे।